लेकिन एक वक्त एक समय ऐसा भी आ गया कि आपने बिजली के लाइनमैन को फोन किया तो लाइनमैन ने आपका फोन नहीं उठाया। आपने पानी वाले लाइनमैन को फोन किया, मेरा पानी बंद हो गया, तो उसने आपका फोन नहीं उठाया। आपका ट्रांसफार्मर जल गया तो आपको महीनों इंतजार करना पड़ा कि आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो। यह हकीकत है कि नहीं है? और जब अगर ठीक भी होगा तो ये कहा कि तुम आओ, अपनी गाड़ी करो, किराया अपनी जेब से दो और फिर में आपका ट्रांसफार्मर ठीक होगा। यही होता था ना, आप अपना ट्रांसफार्मर अपने खर्चे पे लेके जाओ। तो यही जमहूरियत है। आज जब 8 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा कि रिजल्ट के बाद अगर आपने सही फैसला किया तो यहां का आम आदमी गुड़ा सरकारी से बैठ के डीसी को फोन करेगा। यहां का आम आदमी नागबाज से बैठ के डीसी को फोन करेगा, एसपी को फोन करेगा। यहां का आम आदमी बेरी कथूनी से बैठ के या कई सारे इस इलाके में से बैठ के डीसी को फोन करेगा और डीसी आपका फोन उठाएगा। यह है जमहूरियत। लेकिन ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता, ये मौका हमें 5 साल के बाद मिलता है। यहां तो बदकिस्मती से 10 साल के बाद मिल रहा है। और जब जो मौका हमें 5 साल के बाद मिलता है तो हम उस मौके पे अगर सही फैसला ना करें तो मेरे भाइयों फिर हमें 5 साल और भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, मैं बहुत सारे इलाकों में घूमता हूं। मुझे पिछले 25-27 दिन हो गए तकरीबन कांस्टिट्यूंसी के हर कोने में घूमते घूमते। मैंने देखा है कि जहां लोगों ने अच्छे इंतखाब किए वहां लोगों को फायदा पहुंचा, जहां लोगों ने गलत इंतखाब किए वहां लोगों को भुगतना पड़ा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में आपको सही और गलत की पहचान करनी है। हमने बहुत बार जज्बात के नारों पे वोट दिए हैं, हमने बहुत बार मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, बरादरी के नाम पे, 10 चीजों के नाम पे वोट दिए हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जुल्फकार जिस जमात से इलेक्शन लड़ रहा है, ना यह मजहब की बात है, न जात की बात है, न बरादरी की बात है। यहां अगर कोई बात है तो जुल्फकार इलेक्शन लड़ रहा है। आज जुल्फकार के गुलदस्ते में यहां का हिंदू भी है, यहां का मुसलमान भी है, यहां का पहाड़ी भी है, यहां का गुजर भी है, यहां का हर तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा चौथा इलेक्शन है जो मैं यहां से लड़ रहा हूं, मैंने ऐसा इलेक्शन और ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। मैं ईमानदारी से कहता हूं आपको कि मैंने इतना अच्छा इलेक्शन, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं रात को साकरी में से आया, रजौरी जाना था, मुझे साकरी से लेके बरसाला तक कम से कम 5 घंटे लगे, लोग रास्तों में खड़े थे। ये लोगों का प्यार है, ये लोगों की मोहब्बत है। हमने वो माला चुनी है जिस माला में हर रंग का आपको मन का नजर आएगा, दाना नजर आएगा। यहां बातें करने वाले बहुत बातें करते हैं, और बातें कोई कहे वो करे जिसका अपना अमल हो, वो बात करे तो अच्छा भी लगता है। यहां वो बातें करते हैं जो 5 साल तक बीजेपी की गोद में बैठे रहे। प्रोड़ी वालों, आपसे तो नावाकिफियत नहीं है ना? नहीं। मेरे अजीज ने जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है यहां पे, उसने पिछला इलेक्शन तो बीजेपी की स्पोर्ट्स पे ही लड़ा था ना? लड़ासी के नहीं? नसीम लियाकत एमसी का कैंडिडेट था कि नहीं? हम लोगों ने उस वक्त फैसला किया था कि हम नसीम लियाकत की मदद करेंगे। हम लोगों ने जावेद को नहीं पसंद किया। क्यों? क्योंकि जावेद ऐसा कैंडिडेट है जो जिस घर में खाए, जिस थाली में खाए, उस थाली में छेद करने वाला इंसान लोगों का नहीं हो सकता।
जिस शख्स को अपने मां के दूध की लाज नहीं, वो मेरी दूसरी बहनों की और अपनी माओ की क्या इज्जत करेगा। अरे घूम घूम के कहते हो आजकल लोगों को अपनी दाढ़ी बचाओ। अरे तुम्हें तो अपने मां की चोटी की लाज नहीं है, तो तुम लोगों की दाढ़ी की क्या बात करता फिरता है। पहले अपने मां के बालों की लाज रख और उसके बाद जाके लोगों की दाढ़ी की बात करना। जुल्फकार ने बीजेपी ज्वाइन किया, डंके की चोट पे की है और इंशाअल्लाह जीत 8 तारीख को जुल्फकार की होगी। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की जात पे, क्योंकि मैं जो बातें करता हूं मैं रात के अंधेरे में नहीं करता हूं। पिछले इलेक्शन में वो रविंदर रैना का स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट था, आज इस इलेक्शन में जनाब हूं लार वालों कैंडिडेट। ऐसे आदमी को लार वालों के दरबार से घुमाना चाहिए। वो डिजर्व नहीं करता है कि उसके मुंह से लाल शरीफ की बात भी निकले। अरे हम तो लाल शरीफ के दरबार के खाक को भी अपने सर की आंखों पे रखते हैं। कौन सी बात कर रहे हो। मियां अल्ताफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, जुल्फकार के एक एक बंदे ने यहां पे मियां साहब की सपोर्ट की और शरेआम वोट दिए हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को। मेरा अपना पोलिंग स्टेशन तराला पोलिंग स्टेशन था, तराला पोलिंग स्टेशन से एक वोट भी जो है वो मियां अल्ताफ साहब के खिलाफ नहीं पड़ा। मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे वर्करों के, मेरे साथियों के एक वोट भी अगर बीजेपी को मिला हो या अपनी पार्टी को मिला हो तो मैं जिम्मेदार हूं। जब उनकी शख्सियत की बात आए तो हम सब सर नीचे झुकाने को तैयार हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो कैंडिडेट यहां से इलेक्शन लड़ रहा है उसकी कोई निस्बत लाल शरीफ के दरबार के साथ नहीं है। अगर उसकी निस्बत कोई है, उसका तल्लक कोई है, तो उसका तल्लक मेरे घर के साथ है। अरे जिसको अपने बाप की कदर नहीं, वो जाके दूसरे पीरू फकीरों की क्या कदर करेगा। मेरा रुतबा तो उसके बाप के बराबर है ना, कि नहीं है। जिसको अपने बाप की कदर ना हो वो क्या जाके पीरू फकीरों का नाम बेचता है, इस नाले में आता है तो वो मियां साहब का पैरोकार बन जाता है। परले नाले में जाता है तो वो बाजी असलम का पैरोकार बन जाता है। अरे पीर तो एक अपना लो ना। मैं तो ये कहता हूं जिसके कई पीर हो उसका कोई पीर नहीं होता, वो बेपीरा होता है। ये लड़का बिल्कुल बेपीरा है और उसका पीर लाल शरीफ का नाम जो बेचता है वो उसका पीर सिर्फ 25 तारीख तक का, 26 को उसका पीर वो भी नहीं होगा। मुझे, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात करता हूं आपसे। मेरे घर तो वो 40 साल तक पला है ना। लार वालों से तो वोट उसको इसी बार चाहिए। जिसने 40 साल जिस घर में खाया वो उस घर का नहीं हुआ, तो इनसे तो एक बार वोट लेने हैं, इनका सका कितना एक हो जाएगा। मैं परसों कह रहा था वहां, मैंने कहा इलेक्शन हो जाने दो, अगर इसने खड़े होकर चौक में बाजी असलम को गालियां ना दी तो जुल्फकार को कहना ये बकवास कर रहा था। इंसान बड़ी चीजों से नहीं पहचाना जाता, इंसान हमेशा छोटी चीजों से पहचाना जाता है। बड़ी चीजें तो हर आदमी सोच समझ के अक्ल से करता है, लेकिन इंसान की औकात तब पता उसकी छोटी छोटी बातों से लगता है। मेरे भाइयों, मुझे वो कहता है कि इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब तुम अपनी दाढ़ियां बचा लेना। कल वहां डन्ना में गई, मीटिंग कर रही थी हमारी वो बेटी, तो कह रही थी, वहां पे तकरीर कर रही थी, किसी ने कहा जनाब हमारी सड़क बना दियो है, तो लांट बार सड़क ना, तुम अपनी दाढ़ी बचा। किसी ने कहा जनाब मैडम जी मेरे पुल बना दियो, लंत बार बोलना अपनी दाढ़ी बिचा। कोई स्कूल मांगता है तो उसको दाढ़ी पे ले जाते, कोई अस्पताल मांगता है तो उसको दाढ़ी पे ले जाते, कोई सड़क मांगता है तो उसको दाढ़ी पे ले जाते। अरे मुझे ये बात बताओ, हम तो 70 साल से यहाँ पे इस इलाके में लोगों की नुमाइंदगी कर रहे,
और 70 साल में ही एक बार ठाकर पूरन सिंह यहाँ पे बना था एमएलए, बाकी यहाँ मुसलमान एमएलए ही बनते रहे। मुझे बताओ, हमने कौन से पंडित की बोधी काटी यहाँ पे? कटी किसे की? बोलता क्यों नहीं फिर? राजना दो राजू, कटी तेरी बोधी? नहीं ना कटी, है ना? तो जब यहाँ ये एक मुल्क है, ये मुल्क कानून के मुताबिक चलता है। हर मजहब में, हर तबके में गंदे अनासर होते हैं। वो हिंदुओं में भी गंदे अनासर है और वो मुसलमानों में भी गंदे अनासर है। और जुल्फकार बीजेपी में आके अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अपने लोगों की दाढ़ी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अपने लोगों की पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मेरे भाइयों, आप जंगलों में रहते हो, आप पहाड़ों पे रहते हो, आप मुश्किल तरीन हालात में अपनी जिंदगी गुजारते हो। अगर कोई रात को ऊपर आपके पंजाल पे आप जब रहते हो, आपके घर में रात को कोई खाना खा के चला जाए तो सुबह आर्मी आपकी पिटाई शुरू करती है कि नहीं करती? बिल्कुल। तो फिर आपको कौन बचाएगा? कोई बचाएगा? बचाएंगे, हम बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो जमात ज्वाइन की है जिसकी सरकार दिल्ली में है। आपकी मुश्किलात में आपके काम आना, हम आपकी जवाबदेह हैं। मैंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो मुझे किसी एक बड़े हमदर्द ने आके पूछा कि जुल्फकार साहब, आपने तो ये बड़ा गलत फैसला लिया, और ये फैसला क्यों ले लिया? आपको ये फैसला लेने पे किसने मजबूर किया? तो मैंने कहा, मुझे ये फैसला लेने पे उमर अब्दुल्ला ने मजबूर किया। कहा, ये कैसे हो सकता है? उमर की जमात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा, उमर साहब ने एक बयान दिया और हर रोज बेचारा देता है, एक दिन नहीं दिया, हर रोज देता है। वो ये कहता है कि मैं तो जनाब अपना चपरासी नहीं बदल सकता, मुझे अपना चपरासी लगवाने के लिए गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। आप मुझे इतना बताइए, आप मुझे इतना बताइए कि जो शख्स अपना चपरासी ना बदल सके वो यहां से पिठा दे तक सड़क कैसे पहुंचाएगा? वो खांडली माता प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा? वो यहाँ के इन पहाड़ों पे टूरिज्म कैसे डेवलप करेगा? वो आपके स्कूलों का दर्जा कैसे बढ़ाएगा? वो आपके पुल कैसे बनाएगा? फिर तो गुड़ा सरकारी से आपके बच्चों को पीढ़ी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नहीं बना सकता, क्योंकि जो बंदा अपना चपरासी ना बना सके। अगर मेरी औकात 5 किलो वजन उठाने की नहीं है तो आप क्या कहोगे? मुझ पे क्विंटल की बोरी डालोगे? डालोगे? नहीं ना डालोगे। तो जब जनाब उमर साहब जो एक जमात के लीडर हैं, जिस जमात के ये खूनी झंडे लहरा रहे हैं यहाँ पे, उस जमात का लीडर ये कहता है कि मैं चपरासी नहीं बदल सकता, तो जब यहाँ का बेचारा कोई परोड़ी का आदमी इंटेरोगेशन सेंटर में होगा, खुदा ना करे, तो उसको कौन जेल में से निकाल के लाएगा? उसको ये खूनी झंडे वाले ला पाएंगे? ला पाएंगे? हमें जरूरत इस वक्त यह है कि हमें उनके साथ हाथ मिलाना है जिनकी सरकार दिल्ली में, और हमने इसीलिए उनके साथ हाथ मिलाया है कि मुझे इस इलाके की डेवलपमेंट करनी है। जिंदगी बहुत छोटी सी होती है मेरे भाइयों। आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, लेकिन प्यार मुझे हमेशा मिला। किसी ने अगर मुझे वोट नहीं दिया, दवा मेरे लिए जरूर की, क्योंकि मैं मुश्किल में, जब भी कोई मेरे पास मुश्किल में आया, मैंने मुश्किल में उसकी मदद की। मैंने उसको ये नहीं पूछा कि तू मुझे वोट देके नहीं आया, वरना मैं तो यहां हर आदमी को जानता हूं कि कौन आदमी किधर वोट देता है और किसने दिया और किसने नहीं दिया। लेकिन मुझे
जो आपका मोहब्बत और प्यार मिला, मेरी छोटी सी जिंदगी है या बाकी अल्लाह जाने कितनी है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में मैं आपका बोझ, जो आपकी उम्मीदें हैं मेरे कांधों पे हैं, वो मैं लेके साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके मसाइल, आपके रुके पड़े काम कंप्लीट करके इस दुनिया से जाना चाहता हूं। ये मेरा आपके साथ है। अरे 2029 तक यहां पे तो बीजेपी की सरकार है। एक बड़ी मशहूर चीज है, सब अक्लमंद लोग यहां बैठे हैं। आप किसी कमरे के बीच में अगर बंद हो जाओ और अंधेरा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दरवाजा ढूंढ के दरवाजे में से बाहर निकलो। दरवाजा ढूंढ के दरवाजे में से बाहर निकलो। अगर ये सोचोगे कि हम दीवार के साथ सर पटकेंगे और दीवार तोड़ के निकल जाएंगे, दीवार नहीं टूटती, आपका अपना सर टूटता है। हमने दरवाजा ढूंढा है, दरवाजे से निकल के सीधे दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। मैं आपको छोटी सी बात याद करवाना चाहूंगा। 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा, यहां पीडीपी के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ा, और पीडीपी के मैंडेट पे इलेक्शन जब मैं लड़ रहा था तो मुझे मेरी लीडरशिप कह रही थी, हम इसलिए इलेक्शन में इस वक्त जान मारना है कि बीजेपी को लखनपुर से पार रखना है। हम भी बड़े जज्बाती थे, मेरे और मेरे साथियों ने भी बड़ी मेहनतें की, और मेहनत करने के बाद हम सीटें जीते। और इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो पीडीपी ने सबसे पहले जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। जिस बीजेपी ने सेक्रेटरीट नहीं देखा था उसको पीडीपी ने लाके सेक्रेटरीट दिखा दिया। तो लिहाजा मेरा एक ही कहना है कि अगर मिलना हमें सब कुछ दिल्ली से है तो हम क्यों वाया श्रीनगर होके दिल्ली जाते हैं? हमें डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहिए ना, वाया जम्मू। हमें डायरेक्ट हमें डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहिए ना, क्यों साईं जी? इसे ना जाना चाहिए। पठानकोट में देना, जम्मू से कि पंजाब मारे के कश्मीर में जाना, जम्मू से होकर जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे हमने हमेशा वोट एनसी को दिए, लेकिन एनसी ने उधर से जाके दिल्ली हाथ मिलाया। और अगर दिल्ली से 100 रुपए टूरिज्म के लिए आते हैं तो 90 रुपए कश्मीर में लगते हैं और 10 रुपए जम्मू में लगते हैं, और हमारे इलाके में 1 रुपया नहीं लगता। मुझे दुनिया में जाने का मौका मिलता रहता है। मैंने अपने इलाके से ज्यादा खूबसूरत इलाका कोई दुनिया में नहीं देखा। अगर कमी है तो कमी वो है कि इसको टूरिज्म के लिहाज से डेवलप नहीं किया गया। और डेवलप हो भी कैसे सकता था जबकि यहां पे पैसा ही नहीं था। अपने बाप के घर से तो कोई डेवलप कर ही नहीं पाएगा, एक घर नहीं बनता सारी जिंदगी की कमाई से। तो लिहाजा हमें दिल्ली के साथ हाथ मिलाए ताकि यहां पे कोई बड़े प्रोजेक्ट आए, यहां के हमारे नौजवान बच्चों को यहां से जाके कुवैत में मजदूरी ना करनी पड़े, हमारे बच्चों को यहां से जाके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और यूपी में जाके नालियां ना खोदनी पड़े, हमारे बच्चों को मुल्क के दूसरे कोनों में जाके तकलीफ का सामना ना करना पड़े। हमारे बच्चे रोजगार मांगने के बजाय हमारे बच्चे रोजगार देने वाले होने चाहिए। ज़ुल्फ़िकार का मिशन ये है कि यहां के नौजवान जो है, यहां के नौजवान लोगों को नौकरी दे, ना कि खुद नौकरी के पीछे घूमते फिरे। मैं उस मिशन पे काम कर रहा हूं। बाकी वाले लोग अपनी नौकरी ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक रोशन कल बनाना चाहता है। ये मेरा मिशन है। मैं कहता हूं मेरा ये प्रोग्राम है
आ जाए एनसी के कैंडिडेट, वो भी आके यहां अपनी बात करें। अरे छोड़ दो 370 को, आके फिर तुम लोगों ने वही बातें करनी है। एक जमाना था जनाब कि जनाब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जनाब अटानवी लाने वाली है। 1953 की पोजीशन बहाल कराने लगा था ना, होई मजा होगी वे नहीं ना हुई। फिर कहा जनाब हम तो सदर रियासत और वजीर आजम को वापस ला रहे हैं, आने मतलब वह को बनाने नहीं ना आने। फिर कहा जनाब अब आजादी हमारे दरवाजे पे पहुंची, अब मिलने वाली है। 1.5 लाख कश्मीरियों के बच्चों को मरवाया, आजादी मिली नहीं ना मिली। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम मिसगाइड करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को गुमराह करती है। आज भी आके आपको कहेंगे जनाब ये बीजेपी, इस बीजेपी ने 370 तोड़ दिया, इस बीजेपी ने आपकी स्टेट खत्म कर दी, इस बीजेपी ने ये कर दिया, इस बीजेपी ने वो कर दिया, ये बीजेपी आपकी मस्जिदें खत्म कर देगी, यही कहेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आज आपके साथ एक वादा करके जाता हूं। उमर साहब कल आ रहे हैं यहां पे बकोरी में, वो ये वादा करें और तरीका बताएं कि वो 370 को वापस ले आएंगे, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा और सियासत भी छोड़ दूंगा। अरे जो चीज हो नहीं सकती, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जिस चीज को खत्म कर दिया और उमर साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट से मोहर भी लगवा ली उस पे कि अब ये फैसला ठीक हो गया। अब वो चीज जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की असेंबली वापस ला सकती है? इन्होंने क्यों तो ना क्या उन्हें 98 रेजोल्यूशन पास करके भेजो है, क्यों तो ना ये 1996 में कोई वह 96 में कोई एक हाजी गुलाबदीन वह को मेरा ख्याल जनाब हम 98 वापस लगा कर हमने रेजोल्यूशन पास करके पेश छोड़ो। दिल्ली में किसी ने इनके 98 रेजोल्यूशन को पढ़ा तक नहीं और रिजेक्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। और उसके बाद क्या हुआ जनाब, उमर साहब दिल्ली की सरकार में मिनिस्टर बने रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये 98 लाएंगे। 370 जब टूटा तो उस वक्त एमपी कौन सी पार्टी के थे जम्मू कश्मीर के? एनसी के थे ना। अकबर लोन साहब थे, जस्टिस मसूदी साहब थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, यही थे ना। तो जब हमारा 370 खत्म किया तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मान लेते हैं कि आपकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगर आपकी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था ना। बिल्कुल क्यों नहीं दिया इस्तीफा? पूछो ना जनाब, क्यों नहीं पूछते आप उनसे? क्योंकि उनकी नौकरी जाती है, उनको नौकरी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा उनको कि आपने अलायंस कांग्रेस के साथ किया है, क्या कांग्रेस के मंशूर में और एजेंडा में 370 बहाल करना है? बिल्कुल नहीं है जनाब। आएंगे यहां तो पूछ लेना, उस दिन आए थे आपने पूछा नहीं होगा। उनको कहना जनाब कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाओ, 370 बहाल होगा। हाँ कांग्रेस वापस करवा सकती है अगर कांग्रेस के मंशूर में होता तो। वो बड़ी पार्टी है, शायद कभी उनकी सरकार 10-20 साल के बाद आए, उनके एजेंडा में होता तो हम बात करते। जब 370 बना तो किसी ने कहा नेहरू जी को जनाब इसको 370 को खत्म करो। उसने कहा इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे कमजोर रखेंगे कि ये घिसते घिसते खुद घिस जाएगा। किसने रोका था? नरेंद्र मोदी की सरकार तो पिछले 10 साल से है। 60 साल किसकी सरकार रही दिल्ली? किसकी रही? मेरी कांग्रेस की रही ना। कांग्रेस की सरकार 60 साल हिंदुस्तान में रही। 60 साल में कांग्रेस ने 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया? चेतनी बदनीयत था।
उनकी नीयत में नहीं था, क्योंकि वो शुरू दिन से यही चाहते थे कि ये हमने उस वक्त 47 में जो हुआ सो हुआ, अब हमने 370 को आस्ता आस्ता करके खत्म करना है। 90% 370 कांग्रेस ने खत्म किया हुआ है। इन्होंने तो अपने सर पे से लपेटा ही है उसको, खत्म तो उसको पहले निचोड़ के कांग्रेसी कर चुके थे और एनसी वाले मिलके। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मुझे अच्छा लगा आपके साथ बातें करना। मैं ज्यादा इतनी लंबी बातें कहीं करता नहीं, लेकिन आपके साथ अच्छा लगा बातें करने, क्योंकि यहां क्या है, क्योंकि यहां पे ये जमीन जो है ना प्रोड़ी की, बड़ी जरखेज है सियासी एतबार से, क्योंकि यहां दिन भर सियासत होती है। लिहाजा मैं कहता हूं कि एनसी वालों को चाहिए कि वो हमारे साथ डिबेट करें। उन्होंने यहां तक पहुंचाया है या बीजेपी ने पहुंचाया है? बीजेपी का जो एजेंडा होता है वो सामने होता है, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा तो पीछे से छुरी मारने वाला था। आज कांग्रेसी मुसलमानों के बड़े अंदर बन गए जनाब। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बुरी हालत किसी की है तो वह हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, और 70-60 साल उसमें कांग्रेस की सरकार रही है। मान लेते हैं बीजेपी वाले मुसलमानों के दुश्मन, तो 70 साल में इन्होंने हमें कौन सा चांद पे चढ़ा दिया? चाड़ो किसी ने चारों। जितने मुस्लिम कुछ फसादात कांग्रेस के दौर में हुए 60 सालों में, इतने बीजेपी के दौर में इक्का दुक्का कोई हुआ होगा। तो लिहाजा बहुत सारी बातें हो गई। आप लोग सियासी तौर पे बड़े बाशऊर हो, मैं आपसे फिर भी बातें करता रहूंगा इंशाल्लाह। इलेक्शन में भी अभी 20 तारीख को हमारा जलसा है बकोरी, परसों बकोरी नहीं पीडी में मैं मिनिस्टरों को ला रहा हूं, वहां पे जलसा है। आप लोग सब वहां तशरीफ लाएंगे, वहां भी बात करेंगे, और उसके अलावा भी हम आपसे बात करते रहेंगे जहां तक आपके मसाइल का तल्लुक है। मुझे एक बात बता दो खुदारा, मुझे प्रोड़ी की सरजमीन से वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन खुदारा एक पत्थर जो प्रोड़ी की सरजमीन पे जुल्फकार या उसके बाप के बगैर किसी ने लगाया है तो बता दो। लाए वो किसी ने, मतलब व्यापार दर को लाए वो नहीं, गलत कह रहे हैं आप। वे जेसीपी की अपनी मशीन रखी हुई है, खून खून का कोई ना कोई करता रहे, वो कुछ करते रहे जिससे करोड़ों रुपए इन्होंने निकाले। और मैं आपको क्या देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जो 6 सालों में इन्होंने लूट की है, चाहे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने की है या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है, आपको मैं वादा देता हूं कि 8 अक्टूबर के बाद वो इनके पेट से निकाल के वापस लाएंगे। मैं आज भी क्या देना चाहता हूं, जो इस इलाके में रात को जीआरएस घूम घूम के पैसे बांटते हैं, आज तो तुम्हारा वो चला गया सेक्रेटरी जिसके बलबूते पे तुम नाचते थे, आज तो वो चला गया ना। अब भी सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास 4 दिन है, वरना गिला मुझसे नहीं करना, तुम्हारी अपनी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए, बहुत सारी बातें कर ली, अभी भी मेरा दिल भरा नहीं, बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमने जो पार्टी ज्वाइन की है ये आपके मसाइल के हल के लिए की है। देखो जनाब, मस्जिद में इमामत मौलवी साहब ने करनी है, उसे ने करनी कि मैं करनी है। मंदिर में किसी ने क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी बनते हैं, तो वो तो कोई पंडित ही करेगा ना जुल्फकार मस्जिद का इमाम है ना मंदिर का पुजारी है। जुल्फकार एक
आम लोगों की खिदमतगार और सेवक है। जेंडा कोई भी हो, मेरे लिए जेंडा मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक ही चीज मैटर करती है कि मैं किस जेंडे से आपके लिए कुछ कर सकता हूं। मैंने दिल्ली में होम मिनिस्टर से बात की। मैंने उनको कहा कि आपका इतना बड़ा मुल्क है, आपने ट्रेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे पहुंचा दी, आप कश्मीर में पहाड़ चीर के ट्रेन ले गए, हमारे रजौरी पुंछ के लोगों ने क्या गुनाह किया है? आप रजौरी पुंछ को देखते क्यों नहीं हो? तो मुझे अमित शाह जी ने वादा दिया कि आप जुल्फकार जीत के आओ, हिंदुस्तान के खजाने के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे और आपके इलाके में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पे यकीन कर सकता हूं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके ये जो कमल के फूल का बटन है, किसी को पसंद है तो इस पे मोहर लगाना, नहीं होगा तो मेरा फोटो देख के बटन दबा देना। क्योंकि आपको काम मुझसे लेना है। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन जुल्फकार है। आपकी प्रॉब्लम को सुनने वाला नरेंद्र मोदी यहां नहीं आएगा। आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए यहां उमर अब्दुल्ला नहीं आएगा। आपके दुख दर्द में जुल्फकार आपके काम आएगा, याद रखना। पहले भी आता रहा हूं, आपका आजमाया हुआ हूं, आगे भी आपके काम में ही आऊंगा और कोई नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप 25 तारीख को मुझे एक मौका दें। आपने मौका दिया, हमने आपको हायर सेकेंडरी दिया। आपने मौका दिया, हमने आपको सड़कें दी। आपने मौका दिया, हमने आपके स्कूलों को अपग्रेड किया। आपने मौका दिया, हमने आपको ग्रिड स्टेशन दिया। आपने मौका दिया तो हमने आपके घर घर तक बिजली पहुंचाई। आपने मौका दिया, आपके मोड़े मोड़े में हमने ट्रांसफार्मर लगाया। आप मौका देंगे तो अकरम साहब आपके गांव में हाई स्कूल बनेगा, ये जुल्फकार का वादा है। गुड़ा वालों ने मुझे कभी 100 से ज्यादा वोट नहीं दिए, ये मेरी बात है। लेकिन इस बार भी अगर 100 देंगे तो भी हाई स्कूल दूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। आपके जो बाकी मसाइल हैं इंशाल्लाह मैंने हल करने हैं। आप मुझे मौका दीजिए अपनी नुमाइंदगी करने का, तो मैं आपके मसाइल हल करूंगा। हाँ, आपको नुमाइंदा चुन के भेजना है जो मोदी से बात करे, गल करनी ना, अमित शाह गल करनी, गवर्नर गल करनी, असेंबली में गल करनी, ये करनी ना। जो सिपा मरवाना है तो फिर तक मुझसे लगना है।